हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरएस फिजिक्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और वेव ऑप्टिक्स की अपनी जो क्लासेस चल रही हैं उनको आप लोग कंटिन्यू अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है इसी प्रकार से वेव ऑप्टिक्स की क्लासेस को कंटिन्यू करते जाएंगे। ये उससे थोड़ी छोटी यूनिट है रे ऑप्टिक्स से, तो इसको हम लोग जो है जल्दी थोड़ा निपट लाने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से चैनल को जो है आप लोग सपोर्ट करते रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो जाए इसके लिए चैनल को या फिर जो है क्लासेस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों की हेल्प हो सके। तो कल की क्लासेस के अंदर फर्स्ट जो अपनी वीडियो थी उसके अंदर मैंने बात करी थी हाइगेन के तरंग सिद्धांत की। हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अंदर ये बातें बताई गई थी कि हाइगेन ने जो है प्रकाश को कौन सी तरंग माना था, ध्वनि तरंग माना था। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होती है तो इसके संचालने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेन ने एक बहुत ही हल्के माध्यम की कल्पना करी जिसकी प्रत्यास्थता बहुत ज़्यादा होती है और उसका घनत्व बहुत ही कम होता है। एक हल्का माध्यम होता है जिसको इसने क्या नाम दिया था, इथर नाम दिया था। साथ ही साथ हाइगेन ने ये बात भी बताई कि प्रकाश जो होता है वो तरंगागर और द्वितीय तरंगिकाओं के रूप में चलता है। इसके बाद में हमने तरंगागर और द्वितीय तरंगिकाओं की डेफिनेशंस को पढ़ा और आज हम लोग जो है उनको काम में लेते हुए, तरंगागर और द्वितीय तरंगिकाओं को काम में लेते हुए आज जो है हाइगेन जो है अपने तरंग सिद्धांत के द्वारा एक परावर्तन की घटना की व्याख्या करेगा और अपवर्तन की घटना की व्याख्या करेगा। आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास के अंदर मेरा मानना है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है फायदा होने वाला है। तो आज ये जो टॉपिक है अपना हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या, उसकी बात करते हैं। तो पहला टॉपिक होगा हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा, हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा परावर्तन के नियम की व्याख्या। परावर्तन के नियम की व्याख्या। देखिए परावर्तन क्या होता है। परावर्तन के बारे में हम लोग रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि एक चिकना पुलिस क्या हुआ पृष्ठ होगा, इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण आके आपतित होगी और वो इसी माध्यम के अंदर स्पर्श टकरा कर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इस घटना को क्या नाम दिया गया था, परावर्तन नाम दिया गया था। इस परावर्तन के हमने दो नियम देखे थे। पहला नियम तो क्या था, ये थी आपतित किरण, ये था अभिलंब और ये कौन सी थी, परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक समतल में एक बिंदु पर मिलते हैं। पहला नियम तो ये था। दूसरा नियम था कि आपतित किरण बनाती है आपतन कोण, परावर्तित किरण बनाती है परावर्तन कोण और आपतन कोण किसके बराबर होता था, परावर्तन कोण के बराबर होता था। आपतन कोण किसके बराबर होता था, परावर्तन कोण के बराबर होता था। बेसिकली मेन जो नियम है वो यही है, आपतन कोण किसके बराबर है, परावर्तन कोण के बराबर है। इसी नियम की हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा। और हाइगेन के तरंग सिद्धांत, हाइगेन के अनुसार प्रकाश जो किसके रूप में चलता है, तरंगागर के रूप में चलता है, द्वितीय तरंगिकाओं के रूप में चलता है। तो सीधी सी बात है, परावर्तन का नियम क्या होता है, पहली बात तो मैं इधर लिख रहा हूं, एंगल आई इजकल टू क्या होता है, एंगल आर। आई का मतलब यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतन कोण, और आर का मतलब यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं परावर्तन की घटना में। इस नियम की हमको, ये नियम जो हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, किसके सिद्धांत से, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से। तो सीधी सी बात है, परावर्तन पढ़ने जा रहे हैं तो परावर्तन के अंदर आप लोगों को पता है कि क्या आएगा, एक चिकना पुलिस क्या हुआ पृष्ठ काम में आएगा। तो देखो मैंने ये बना दिया एक परावर्तक तल, अक्स अक्सटेस, इसके नीचे क्या करी हुई है, एक पॉलिश करी हुई है। क्या बना दिया, एक परावर्तक तल। अब सुनो मेरी बात, जब इस परावर्तक तल के ऊपर कोई प्रकाश की किरण नहीं आएगी, अब की बार कौन आएगा, एक तरंगागर आएगा, क्योंकि हाइगेन के अनुसार प्रकाश किसके रूप में चलता है, तरंगागर के रूप में। दैट सपोज इट कि इस परावर्तक तल के ऊपर एक समतल तरंगागर आकर के गिर रहा है। तरंगागर, समतल तरंगागर देखो कैसा होता है, समतल तरंगागर बेसिकली ऐसा होता है, इसके साथ में क्या आती हैं, तरंगे आती हैं। तो इसके साथ में यहाँ पे आएंगे तो क्या आएंगी, तरंगे आकर के गिरेंगी। तो देखो इसका डायग्राम ही मैन है हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अंदर। स्टूडेंट नहीं, बड़े बड़े टीचर्स भी जो हैं इसके अंदर समझाने के अंदर बहुत सारी गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ढंग से समझिएगा। जैसे ही परावर्तक तल के ऊपर एक तरंगागर आपतित होगा, देखो मैंने एक आपतित तरंगागर बना दिया। ये तरंगागर जब आपतित होगा तो आप मेरे को एक बात बताओ, इस तरंगागर का कौन सा सिरा पहले आपतित हो रहा है, ये वाला सिरा पहले क्या हो रहा है, इससे टकराएगा। ये सिरा इससे टकराएगा तो सीधी सी बात है, परावर्तित भी पहले कौन सा सिरा होगा, यही होगा। ये सिरा जब परावर्तित होकर के इधर मुड़ेगा, जब तक ये सिरा यहाँ पे पहुंचेगा तो आप सपोज करके देखो,
ये शिरा जब तक यहाँ पे टकराएगा तब तक ये शिरा टकरा के कहाँ पे पहुंच चुका होगा, यहाँ पे पहुंच चुका होगा। वापस समझो, ये किरण यहाँ, ये तरंगागर यहाँ से आया, पहले ये टकराया तो परावर्तित भी पहले यही होगा। तो जब ये परावर्तित होकर के आगे की ओर चला जाएगा, जब तक ये यहाँ पे पहुंचेगा तब तक ये परावर्तित होकर के यहाँ पे पहुंच चुका होगा। सीधी सी बात है, ये जब आया था तो इसके साथ में तरंगे भी आएंगी, और जब ये जाएगा तो इसके साथ में तरंगे भी जाएंगी। लेट्स सपोज इट, मैं आपके सामने बना देता हूँ। मैंने क्या बना दिया, एक आपतित तरंगागर बना दिया। चलो मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं, मैंने क्या बना दिया, एक आपतित तरंगागर। तरंगागर को मैं थोड़ा मोटाई के रूप में दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये तरंगागर है और ये तरंगे। ये तरंगागर आ गया ए पी, तरंगागर आपतित हुआ है, ये तरंगागर टकरा करके वापस जाएगा, ये यहाँ पे अभिलंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, परावर्तक तल यहाँ पे अभिलंब का कार्य करेगा, और अभिलंब के साथ में ये तरंगागर कौन सा कोण बनाएगा, आपतन कोण बनाएगा। कौन सा कोण बनाएगा, आपतन कोण। ठीक है, तो ये तरंगागर आपतित तो हो गया। अभी ये तरंगागर, ये सिरा पहले टकराया है तो सीधी सी बात है परावर्तित भी पहले यही होगा। यही तरंगागर जो है ये क्या होगा, परावर्तित होगा। परावर्तन के बाद ये सिरा जब यहाँ तक टकराएगा तो ये टकरा के आगे जा चुका होगा। अब देखो मैं एक क्या बना देता हूँ, परावर्तित तरंगागर बना देता हूँ। मैंने क्या बना दिया, एक परावर्तित तरंगागर। चलो मैं थोड़ा इस साइड में बना देता हूँ। यही तरंगागर का ये शिरा जब तक यहाँ पे टकराएगा, तो मैं इसको थोड़ा आगे की तरफ दिखा देता हूँ। ये वही है, आपतित तरंगागर है ए बी, और ये कौन सा तरंगागर है, परावर्तित तरंगागर है ए डैश बी डैश। ये तरंगागर परावर्तित हो रहा है तो सीधी सी बात है ये कौन सा कोण बनाएगा, ये परावर्तन कोण बनाएगा आर। ये बातें मेरे हिसाब से समझ में आ गई हूँ। ये तरंगागर आपतित हुआ है, ये टकरा करके वापस जा रहा है, ये कौन सा तरंग, तो ए बी तो है आपतित तरंगागर, ए डैश बी डैश क्या है, परावर्तित तरंगागर। अब सुनो मेरी बात, जब भी आपतित हुआ था तो मैंने आपको बताया इसके साथ में क्या आएंगी, आप तरंगे भी आएंगी। दैट्स सपोज इट, किसके साथ में एक तरंग तो आई 1 नंबर, और एक तरंग इसके साथ में आई ये वाली 2 नंबर। ये 2 तरंगे इसके साथ में आई, ए और बी। एक सिरे से तो कौन सी आई, एक तरंग, दूसरे सिरे से कौन सी आई, दूसरी तरंग। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एक बना देता हूँ अभिलंब। सीधी सी बात है, ये तरंग आपतित होगी तो अभिलंब के साथ में कौन सा कोण बनाएगी, आपतन कोण। परावर्तित होगी तो सीधा सी बात है कौन सा कोण बनाएगी, ये परावर्तन कोण बनाएगी आर। ये आपतित हुई है 1 नंबर, परावर्तित होगी तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एक डैश। क्या नाम दे दिया इसको मैंने, एक डैश। ठीक है, ऐसे ही ये तरंग आपतित हुई, दैट सपोज इट कि अभिलंब है एन, तो ये कौन सा कोण बनाएगी, आपतन कोण। और ये परावर्तित हो गई, ये 2 है तो परावर्तित को मैंने नाम दे दिया 2 डैश, और ये परावर्तित हो गई तो कौन सा कोण बना दिया इसने, आर। कौन सा कोण बना दिया इसने, आर कोण बना दिया। ये तो है इसका डायग्राम। बेसिकली देखो रफ के अंदर समझो एक बार, ये समतल तरंगागर था, समतल पृष्ठ था, ये आपतित तरंगागर। आपतित हुई तो इसके साथ में 2 तरंगे भी आएंगी, एक 1 नंबर और एक 2 नंबर। ठीक है, ये तरंगागर परावर्तित होगा, ये तरंगागर दे दिया मैंने परावर्तित ए डैश बी डैश, तो इसके साथ में तरंगे भी जाएंगी, एक 1 डैश और एक कौन सी जाएगी, 2 डैश। आपतित हुआ तो आपतित तरंगे, परावर्तित हुआ तो कौन सी तरंगे जाएंगी इसके साथ में, परावर्तित तरंगे। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर। अब मेरी बात समझो, अब यहां लगा के क्या लिखोगे, यहां लगा के आप लोग लिखोगे कि ए बी क्या है, ए बी है एक आपतित तरंगागर। ए बी क्या है, एक आपतित तरंगागर। और ये ए बी आपतित तरंगागर है, इसके साथ में कौन कौन सी तरंगे आ रही हैं, एक तो 1 नंबर और एक कौन सी आ रही है, 2 नंबर। एक तो कौन सी आ रही है इसके साथ में, 1 नंबर, और एक क्या आ रही है, 2 नंबर। तो 1 व 2 क्या है, ये है आपतित तरंगागर की तरंगे, आपतित तरंगागर की तरंगे। ओके, ए डैश बी डैश,
ए डैश बी डैश क्या है, परावर्तित तरंगागर। ए डैश बी डैश क्या है, परावर्तित तरंगागर। और एक डैश और दो डैश, एक डैश व दो डैश क्या है, परावर्तित तरंगागर की तरंगे, परावर्तित तरंगागर की तरंगे। यहां लगा के ये वाली बात लिखी। अब देखो, चाहे हम लोग हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या करें, चाहे हम लोग हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या करें, हम लोगों को वैल्यू निकालनी है, एक तो साइन आई की वैल्यू और एक हमें वैल्यू निकालनी है साइन आर की वैल्यू। ठीक है, साइन आई की वैल्यू निकालनी है और एक हमें क्या निकालनी है, साइन आर की वैल्यू। क्यों निकालनी है, ये जैसे जैसे करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि साइन आई और साइन आर की वैल्यू क्यों निकालनी। अपवर्तन वाले में तो सीधा सा बात आपको पता है कि स्नेल का नियम हमको प्रूफ करना होता है। यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करेंगे, साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालेंगे। देखो, जब आप लोग साइन आई की वैल्यू निकालोगे तो सीधी सी बात आपको आई एंगल देखना पड़ेगा। आई एंगल कौन सा है, ये वाला। कौन सा है, ये वाला। तो इसके लिए आपको कौन सी त्रिभुज में देखना पड़ेगा, ए बी ए डैश में। ये आपतित तरंगागर के द्वारा तो बनाया गया है कौन सा कोण, आपतन कोण। तो आपतित तरंगागर यही तो है, ए बी ए डैश। तो आपको इस तरह त्रिभुज के अंदर देखना है, त्रिभुज ए बी ए डैश में। देखो, त्रिभुज ए बी ए डैश में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन आई की वैल्यू। साइन का मतलब क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब आपको इस ट्रायंगल के अंदर ए बी ए डैश में अगर लंब का और कर्ण का पता नहीं चल रहा है तो देखो कैसे पता करते हैं। ये हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण होता है 90 डिग्री, ये कोई एंगल है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। और लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो हमेशा याद रखेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। यहाँ पे थीटा यानी कि कोण है, ये कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, बी ए डैश। कौन सी है, बी ए डैश। ठीक है, तो एक तो हमें किसकी, और ये हो गया लंब, लंब के सामने वाली भुजा कौन सी है, कर्ण, ए डैश। ये हो गया बी ए डैश बट्टे क्या जाएगा, ए डैश। ओके, अभी देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी ए डैश की, ये हम निकालेंगे बाद में। ऐसे ही देखो, हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे तो बी ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी वो सुनो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू अपन को चाहिए। देखो, यहाँ से ये तरंग आ रही है, 2 नंबर वाली तरंग, ये कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम। आपको पता है परावर्तन के अंदर सिर्फ एक ही माध्यम काम में आता है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, सी। हमको दूरी चाहिए बी से लेकर के ए डैश तक की, बी से लेकर के ए डैश तक की हमको दूरी चाहिए। तो देखो, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहली बात ये बताओ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी चाहिए। ये विरल माध्यम में चाल कितनी है, सी। और मानो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा उसको टी, तो चाल दूरी क्या हो गई, सी गुणा टी। तो हमेशा याद रखेंगे कि बी से एक आपतित तरंग सी वेग से टी समय में ct दूरी तय करके कहाँ पे आ जाती है, ए डैश पे आ जाती है। तो बी से लेकर के ए डैश तक की दूरी कितनी है, ct है। बी से लेकर के ए डैश तक की दूरी कितनी है, ct। ओके, इस बात को ध्यान में रखेंगे। जब ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो साइन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ct बटा ए डैश। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब देखो, अब हम निकालेंगे साइन आर की वैल्यू। साइन आर की वैल्यू निकालने तो आपको आर वाले त्रिभुज के अंदर देखना पड़ेगा। आर कौन किसने बनाया है, परावर्तित तरंगागर ने बनाया। परावर्तित तरंगागर कौन सा है, ए डैश बी डैश। तो हम कौन से त्रिभुज के अंदर देखेंगे, ए डैश बी डैश और ए में। त्रिभुज ए डैश बी डैश ए में, इसके अंदर देखोगे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन आर की वैल्यू। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या होता है, कोण के सामने वाली भुजा, ए डैश बी डैश। इसमें देख रहे हो ना, लंब के कोण के सामने वाली भुजा, आर के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी डैश, ए बी डैश। ये तो हो गया लंब। और लंब के सामने वाली भुजा कौन सी है, कर्ण, ए डैश। क्या है, ए डैश। अब हमें वैल्यू निकालनी है, देखो ए बी डैश की, ए बी डैश की। यहाँ से तरंग क्या हुई थी, परावर्तित हुई थी, ये एक डैश वाले क्या हुई थी, परावर्तित। तो यहाँ से ऐसे लिखोगे, ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। दूरी का यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए ना, दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पे,
कि ए से एक परावर्तित तरंग c वेग से t समय में ct दूरी तय करके, कितनी दूरी तय करके, ct दूरी तय करके कहाँ पे आ जाती है, b डैश पे आ जाती है। तो a b डैश जो दूरी है वो किसके बराबर हो गई, ct के बराबर हो गई। ए बी डैश जो दूरी है वो किसके बराबर हो गई, ct के बराबर हो गई। ये वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे, साइन r बराबर क्या आ गया, ct बटा ए डैश, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर नाम 2। अब हम लोग क्या निकालना होता है, आपको पता है साइन आई बटे साइन आर, ये निकालेंगे परावर्तन के अंदर भी और अपवर्तन के अंदर भी। समीकरण 1/2 कर दो, इस भुजा के नीचे ये भुजा आ जाएगी, इस भुजा के नीचे ये भुजा आ जाएगी। तो देखो साइन आई के नीचे क्या आ जाएगा, साइन आर, इस भुजा के नीचे ये आएगी ना। तो देखो ct बटा ए डैश और ct बटा ए डैश सेम टू सेम ही है दोनों के दोनों, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, इधर एक बच गया। साइन आर को इधर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन आई बराबर क्या हो गया, साइन आर। साइन से साइन काटोगे तो सीधी सी बात है, कोण आई किसके बराबर हो गया, कोण आर के बराबर। यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ये क्या है, ये है हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा परावर्तन के नियम की व्याख्या। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। हाँ मोहित, कोई दिक्कत है कौन सी लाइन में, ये वाली चीजें ये बार बार हमको निकालनी है। देखो ये दूरी हमें चाहिएगी, साइन आई की वैल्यू निकालेंगे तब। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही माध्यम है, कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, इसलिए c वेग है, चाल कितनी होती है 3 × 10⁸, टाइम कितना है t, तो ct बराबर क्या हो गया, दूरी कितनी होगी, चाल गुणा समय, तो ct दूरी तय करके कहाँ पे आ जाएगा वो a डैश के ऊपर। तो b से लेकर के a डैश तक की दूरी कितनी होगी, ct। यहाँ पे आपतित हुआ है, यहाँ पे क्या हुई है, परावर्तित, इतनी दूरी ct दूरी तय करके कहाँ पे आ जाएगा, b डैश के ऊपर। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो किसकी आ जाएगा, कोण i बराबर क्या आ जाएगा, कोण r। ठीक है जी, आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा अपवर्तन के नियम की व्याख्या। चलो इन दोनों टॉपिकों को आप लोग ढंग से बार बार लिख के डायग्राम बना करके आप लोग देख लेना, क्योंकि इनके आने की संभावना इस बार बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर के अंदर। पिछली बार यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हाफ ईयरली के अंदर भी और ईयरली एग्जाम के अंदर भी दोनों के अंदर वही आ गया था, इसलिए अब की बार जो है मेरे को जहाँ तक लगता है कि इन दो टॉपिकों में से एक टॉपिक के आने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। ठीक है, अब की बार हम लोग किसकी व्याख्या करेंगे, हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा अपवर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे। किसकी व्याख्या करेंगे, अपवर्तन के नियम की। देखो अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के लिए हम लोगों को पता है कितने माध्यम आते थे काम में, 2 माध्यम, जब विरल माध्यम और एक कौन सा होता था, सघन माध्यम। या तो प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी या फिर सघन से किस में जाएगी, विरल में जाएगी। विरल माध्यम में चाल कितनी होती थी c, सघन माध्यम में चाल कितनी होती थी v। ये चाल ज्यादा होती थी, ये चाल क्या होती थी, कम। ठीक है, इसी प्रकार से अब उसके नियमों के अंदर मेन जो नियम था वो नियम था स्नेल का नियम। क्या नियम था, स्नेल का नियम। तो देखो हम जानते हैं, वी नो दैट, जब प्रकाश की किरण, मैं देखो सीधा लिख रहा हूं, आप लोग ढंग से समझ लेना इनको, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है, मैं इधर लिख दूं, n बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर, अगर हम लोग मानते हैं कि सघन माध्यम में विरल माध्यम में चाल है c1, सघन माध्यम में चाल है c2, तो नियम क्या हो जाएगा, c1 बटे c2। और सघन से विरल में जाएगी तब साइन आर बटे साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, c2 बटा c1, वो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो हम लोगों को ये वाला नियम जो है वो प्रूफ करना है। विरल से किस में जा रही है प्रकाश किरण, पहले सघन माध्यम के अंदर जा रही है, तब हम लोग जो है अपवर्तन की व्याख्या कर रहे हैं। अपवर्तन की व्याख्या 2 तरीके से कर सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए, जब प्रकाश किरण किधर से किधर जाती है, सघन से विरल में जाती है, तब इसके उल्टा हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, c2 बटा c1 आ जाएगा। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, 2 माध्यम काम में लेंगे, कितने माध्यम काम में लेंगे, 2 माध्यम। समझो पहले, ये ऊपर वाला कौन सा माध्यम है, ये है विरल माध्यम, इसमें प्रकाश की चाल मान लो कितनी है, c1। ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, इसमें प्रकाश की चाल है c2। अब देखो अब की बार किरण नहीं आएगी, अब की बार कौन आएगा, तरंगागर आएगा।
जब ये तरंगागर अब की बार आपतित तरंगागर है ये, जब ये तरंगागर इसके ऊपर आपतित होगा, अब की बार टकरा के वापस नहीं जाएगा, अब की बार ये सघन माध्यम देश के अंदर क्या होगा, वो अपवर्तित होगा अविलंब के। देखो ऐसे मान लो, मैं बना देता हूँ आपको वापस, मैंने क्या बना दिया, एक आपतित तरंगागर बना दिया। ओके, ये मैंने क्या बना दिया, ए से लेकर के बी तक का एक आपतित तरंगागर। आपतित तरंगागर हमेशा कौन सा कोण बनाता है, आपतन कोण बनाता है, ये कोण बना दिया मैंने आई। तो इसके साथ में देखो तरंगे भी आएंगी, क्या आएंगी इसके साथ में, तरंगे भी आती हैं। चलो रेड पेन से बना देता हूं मैं। तो इसके साथ में क्या आएंगी, तरंगे भी आएंगी, 1 नंबर, और ये मैंने ले ली 2 नंबर। तो ए बी तो है एक आपतित तरंगागर, 1 और 2 क्या है, इस आपतित तरंगागर की क्या है, तरंगे, क्या है, तरंगे। और चलो ये मैंने बना दिया एक अभिलंब, नॉर्मल एन, ये मैंने क्या बना दिया, एक नॉर्मल एन। अब सुनो मेरी बात, ये तरंगागर अब की बार परावर्तित नहीं होगा, अब की बार ये क्या होगा, अपवर्तित होगा। तो देखो पहले ये सिरा टकराया है, तो सीधी सी बात अपवर्तित भी पहले कौन सा होगा, ये वाला। जब तक ये सिरा यहाँ पे पहुंचेगा, देखो ये सिरा यहाँ पे पहुंचेगा, तब तक ये सिरा अपवर्तित होकर के कहाँ पे पहुंच जाएगा, नीचे की ओर पहुंच जाएगा। अब पहुंच जाएगा, नीचे की तरफ पहुंच जाएगा। अच्छा, विरल से सघन में जाती है तो तरंगागर इधर खिसकेगा कि इधर खिसकेगा, अविलंब की तरफ मुड़ेगा ना। चलो तो मैं अब की बार बना देता हूँ एक, देखो ये तरंगागर क्या हो गया, थोड़ा सा इधर खिसक के क्या हो गया, ये अपवर्तित हो गया। तो ये मैंने बना दिया, ये सिरा जब तक यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये मैंने बना दिया एक, कौन सा तरंगागर है ये, ए डैश बी डैश, ये है अपवर्तित तरंगागर। तरंगागर जब अपवर्तित होगा तो सीधी सी बात है कौन सा कोण बनाएगा, ये अपवर्तन कोण बनाएगा आर। इसी प्रकार से इसके साथ में तरंगे भी क्या होंगी, अपवर्तित होंगी। एक तो ये तरंग बना दी मैंने, ये कौन सी तरंग अपवर्तित हुई है, 1 डैश, ये कौन सी तरंग अपवर्तित हुई है, 2 डैश। तो यहां लगा के क्या क्या लिखोगे कि ए बी क्या है, एक आपतित तरंगागर है, 1 और 2 क्या है, इस आपतित तरंगागर की क्या है, तरंगे हैं। ए डैश और बी डैश क्या है, अपवर्तित तरंगागर है, 1 डैश और 2 डैश क्या है, इस अपवर्तित तरंगागर की क्या है, तरंगे हैं। अब देखो हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन आई की वैल्यू, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन आर की वैल्यू। साइन आई की वैल्यू अगर आप लोग निकालोगे तो सीधी सी बात, आपको कौन से ट्रायंगल में देखना पड़ेगा, आई वाले के अंदर। आई वाला ट्रायंगल, आई वाला एंगल किसने बनाया है, आपतित तरंगागर ने बनाया है, ए बी ने बनाया है। तो कौन से त्रिभुज में देखोगे, त्रिभुज ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश में, त्रिभुज ए बी ए डैश में, इसमें देखोगे साइन आई की वैल्यू निकालनी है। साइन आई का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या होता है, कोण के सामने वाली भुजा, कौन है ये, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये बी ए डैश, और लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण क्या हो गया, ए डैश, तो बी ए डैश बटे क्या आ गया, ए डैश, बी ए डैश बटे में क्या आ गया, ए डैश, ये आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी से लेकर के ए डैश तक की, वही जो पीछे किया था सेम टू सेम वैसा वैसा ही, बी से लेकर के ए डैश तक की दूरी चाहिए। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा समय। इस माध्यम में, विरल माध्यम है ना ऊपर, विरल माध्यम में चाल कितनी है, c1। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर t टाइम लगता है तो दूरी कितनी हो जाएगी, चाल गुणा समय, c1 गुणा t, यानी कि c1t। तो B से एक आपतित तरंग c1 वेग से t समय में c1t दूरी तय करके कहाँ पे आ जाएगी, ए डैश पे आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी, ए डैश तक। तो B से लेकर के ए डैश तक की दूरी कितनी हो गई, c1t होगी। B से लेकर के ए डैश तक की दूरी कितनी हो गई, c1t होगी। ये वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो साइन आई की वैल्यू कितनी आ जाती है, c1t अपॉन में क्या आ जाएगी, ए डैश। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर नाम 1। ऐसे ही हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे अब की बार, साइन आर की वैल्यू। आर की वैल्यू निकालोगे तो सीधी सी बात है कौन से ट्रायंगल में देखना पड़ेगा, आर वाले के अंदर। आर वाला कौन सा है, ए डैश बी डैश, यही तो है।
तो त्रिभुज कौन से में देखोगे, ए डैश बी डैश में। त्रिभुज ए डैश बी डैश में देखोगे तो देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन आर की वैल्यू निकालनी है। साइन आर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो जाएगा, कोण के सामने वाली भुजा। कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, ए बी डैश। ये लंब हो गया, लंब के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण, ए डैश। ए डैश। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी डैश की वैल्यू चाहिए। तो यहां से ये तरंग क्या हुई है, अपवर्तित। तो ए से अपवर्तित एक तरंग कौन से माध्यम में, सघन माध्यम में। कितने चाल से चलेगी, c2 चाल से। मान लो t टाइम लगाया तो c2 t क्या हो गई, दूरी हो गई। तो a से एक अपवर्तित तरंग c2 चाल से t समय में c2 t दूरी तय करके कहाँ पे आ जाएगी, b डैश पे आ जाएगी। तो a से लेकर के b डैश तक की दूरी कितनी हो गई, c2 t हो गई। तो ए बी डैश की वैल्यू कितनी हो गई, c2 t हो गई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो क्या आ जाएगा, साइन आर इजकल टू c2 t अपॉन में क्या आ जाएगा, ए डैश। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें देखो स्नेल के नियम अनुसार किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन आई बट्टे साइन आर की वैल्यू। तो समीकरण 1 में किसका भाग दे देंगे, समीकरण 2 का, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। तो करो, इस भुजा के नीचे क्या आ जाएगी, ये वाली भुजा, साइन आई बट्टे में क्या आ जाएगा, साइन आर। इस भुजा के नीचे क्या आ जाएगी, ये भुजा, c1 t बट्टे में क्या आ जाएगा, ए डैश। इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, c2 t बट्टे में क्या आ जाएगा, ए डैश। ए डैश से ए डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल। t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, c1 बट्टा c2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, c1 बट्टा c2। यही क्या था स्नेल का नियम। इनका अनुपात और इनका अनुपात, दोनों का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है। और उस नियतांक को क्या बोलते हैं, माध्यम का अपवर्तांक। किससे शो करते हैं उसको, n से। तो देखो हमें क्या सिद्ध करना था, हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन के लिए मैंने कितने माध्यम काम में लिए, दो माध्यम, एक विरल माध्यम एक सघन माध्यम। विरल माध्यम में चाल कितनी है, c1, सघन माध्यम में चाल कितनी है, c2। इसके ऊपर जैसे एक तरंगागर आएगा ए बी, इसके साथ में दो तरंगे भी आएंगी, एक और दो। आपकी तरंगागर आपतन कोण बनाएगा, सीधी सी बात है, सघन माध्यम में जाएगा तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ के क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा। तो तरंगागर अपवर्तित था, उसका नाम क्या दे दिया, ए डैश और बी डैश। तो इसकी तरंगे भी क्या होंगी, अपवर्तित। ये एक थी, ये क्या हो गया, अपवर्तित होकर के एक डैश। ये दो थी, ये क्या हो गया, अपवर्तित होकर दो डैश। ठीक है। फिर हमें साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालनी होती है। आई के लिए हमने कौन सी त्रिभुज के अंदर देखा, ए बी ए डैश। ऊपर वाले के अंदर साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो जाएगा, कोण के सामने वाली भुजा, बी से लेकर के ए डैश तक। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, ए से लेकर के ए डैश तक। तो बी ए डैश बटे क्या आ गया, ए डैश। बी ए डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, चाल कितनी है, c1, समय कितना लिया, t1। तो दूरी कितनी होगी, c1 इंटू टी। तो बी ए डैश की वैल्यू कितनी होगी, c1 t। ये आ गया समीकरण 1। अभी क्या निकालना है, साइन आर की वैल्यू। साइन आर क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश, इसमें देखेंगे तो लंब बटे कर्ण। इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब, ए से लेकर के बी डैश तक। और इसके सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण, ए से लेकर के ए डैश तक। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इस बार कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। तो चाल कितनी है, c2, टाइम कितना लिया, t। तो दूरी कितनी होगी, c1 इंटू टी। तो ए बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, c2 t। ये वैल्यू यहाँ पे रख दी। साइन आई की वैल्यू निकाल ली, साइन आर की वैल्यू निकाल ली। इन दोनों क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है। ये वैल्यू बट्टे में ये वैल्यू आपस में सेम, वैल्यू जो कट रही थी वो काट दी, क्या बच गया, c1 बट्टा c2। तो हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा अपवर्तन के नियम की व्याख्या भी कर ली और परावर्तन के नियम की व्याख्या भी कर ली। इसी प्रकार से क्लासेस को कंटिन्यू आप लोग देखते रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रकाश के व्यतिकरण की, इंटरफेरेंस की, उसके बाद में विवर्तन और दुर्बण। ठीक है। तो ज़्यादा लंबी यूनिट ये नहीं है। तो इसी प्रकार से धैर्यपूर्वक क्लासेस को देखते रहें और अपना सपोर्ट जो है कृपया करके ऐसे ही बनाए रखें। और ठीक है, मेरे से जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से क्लासेस को समझ में आए। और जल्दी हम लोग जो है 11th क्लास के लिए एसएसबी और जितने भी मेरे कॉम्पिटेटिव जो भाई बंधु हैं उनके लिए जल्दी एक मैराथन क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है। तो थोड़ा धैर्य के साथ में क्लासेस को देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।